हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे द सप्लाई अंडर द जीएसटी। तो सप्लाई अंडर जीएसटी में मीन्स के क्या क्या आएगा, मीन्स के हम क्या सीखेंगे सप्लाई अंडर द जीएसटी नाम के चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे। तो हम पहले यही सीखेंगे कि हम पहले ऐसी एक्टिविटी जीएसटी के अंदर कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके बेस पे हमको पता चलेगा कि उस पर हमको जीएसटी पे करना है या नहीं। बराबर है। तो लुक, तो पहले तो वही डिसाइड करने का, क्योंकि जीएसटी की किस पे हम देंगे, जो भी हमारी सप्लाई है उस पे हम जीएसटी देंगे। लेकिन उसके पहले हमको यही डिसाइड करने का कि हमारी जो भी सप्लाई एक्टिविटीज़ हुई है सप्लाई है कि नहीं। तो पहले तो हम यही देखेंगे कि आज हम ओवरऑल सेक्शन 7 की बात करें। सेक्शन 7 क्या बात करें कि मीनिंग एंड द स्कोप दी सप्लाई, सप्लाई का मीनिंग क्या है और उसके स्कोप में क्या क्या आएगा। बराबर है, ठीक है, हम यही बात करेंगे। और आगे चलेंगे तो उसमें सेक्शन 7 भी दिया हुआ है, सेक्शन 8 भी दिया हुआ है, शेड्यूल 1 भी दिया हुआ है। तो सेक्शन 8 बात करता है टैक्सेबिलिटी ऑफ अ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या है कंपोजिट ऑफ अ मिक्स, कंपोजिट एंड द मिक्स सप्लाई। शेड्यूल 1 क्या बात करता है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशंस। बराबर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि ऐसी एक्टिविटीज़ को हम ट्रीटेड करेंगे विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, लेकिन आपको तो अभी कुछ इसमें पता नहीं चलेगा। ये बस इतना याद रखो कि शेड्यूल 1 क्या बोलता है कि एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। बराबर है, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको बाद में जो भी टॉपिक हम मैं बात करता हूँ ना, तब भी मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। शेड्यूल 2 क्या बात करता है, एक्टिविटीज़ और अ ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ अ गुड्स और सप्लाई ऑफ अ सर्विसेज। बराबर है। तो क्या है कि हमने जो भी एक्टिविटीज़ की है उसको हम चलो मान लिया सप्लाई हो गई है, बराबर है। लेकिन सप्लाई होने के बाद उसको हमको टैक्स देने के लिए तो हमको डिसाइड ऐसा करना पड़ेगा ना कि जो भी हमने एक्टिविटीज़ की है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ द सर्विस है, क्योंकि दोनों में टैक्स रेट अलग अलग होता है, डिफरेंट टैक्स रेट होता है। तो हमको टैक्स रेट एप्लीकेबल करने के लिए हमको ये डिसाइड करना पड़ेगी ये जो भी हमने सप्लाई की है वेदर द टैक्स ऑफ द सप्लाई फॉर गुड्स है, सॉरी वेदर द सप्लाई फॉर गुड्स है और वेदर द सप्लाई फॉर सर्विस है। बराबर है। और शेड्यूल 3 बात करता है नेगेटिव लिस्ट। बराबर, नेगेटिव लिस्ट में क्या है कि ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी ट्रांजेक्शन है, उसको यहाँ पे हम जीएसटी में नहीं तो सप्लाई फॉर सर्विस मानेंगे, नहीं तो सप्लाई फॉर गुड्स, कुछ भी नहीं मानेंगे। इसको यहाँ पे जीएसटी से हमने बाहर ही रख दिया है बस। शेड्यूल 3 यह बात करता है। अभी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है, वो पूरा बात करता है कि कैसे कैसे हमको सप्लाई में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी। बराबर है, और कैसे हमको मानेंगे कि ये सप्लाई ऑफ द सर्विस है, बस यही बताता है। तो पहले हम जनरली बात करते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज, एक ही बात है यहाँ पे हम करेंगे। तो उसमें क्या लिखा है, ऑल द फॉर्म ऑफ अ सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विस और बोथ such on the sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a considerations by a person in the course or furtherance of a business। means ये क्या बोल रहा है कि ऐसी कोई हमने एक्टिविटीज़ कर दी है, जो भी एक्टिविटीज़ में हमारी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सेल इंक्लूड है, अदरवाइज बार्टर इंक्लूड है, अदरवाइज एक्सचेंज इंक्लूड है, लाइसेंस इंक्लूड है, रेंटल, कोई भी इनमें से कोई भी एक थिंग इन्वॉल्व है हमारी एक्टिविटीज़ में, और वो थिंग के साथ हमको क्या है कि वो मिलता है, हाँ कंसिडरेशन मिलता है, हमने जो भी सप्लाई की है उस पर कंसिडरेशन मिलता है, और उस वो भी हमने सप्लाई हमारा कोर्स और फर्दरेंस ऑफ के बिजनेस में किया होगा। तो यहाँ पे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको याद रखना है। क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमको 3 ये बात याद रखनी है कि सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई जो भी एक्टिविटीज़ दी हुई है। बराबर है, कभी हम ऐसे मानेंगे कि सप्लाई है तो एक्टिविटीज़ दी हुई है, वो एक्टिविटीज़ में कोई एक एक्टिविटी है लाइक सेल है, बराबर है, उसने मान लिया। अथवा तो बार्टर भी हो सकती है, लीज, हाँ सॉरी नहीं आपको दिख रहा है ना, सॉरी, हाँ सॉरी। सप्लाई है, हम कैसे मानेंगे, कोई एक्टिविटीज़ दे रखी है हमको लाइक सेल, बार्टर, लीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बराबर है, ये एक्टिविटीज़ हमको दे रखी है। एंड
उसके साथ में हमने जो भी सप्लाई की है उसमें कंसिडरेशन भी हमको मिलना ज़रूरी है। कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि मनी में मिलना, यानी काइंड भी हो सकता है, बराबर है, लेकिन कंसिडरेशन मिलना ज़रूरी है। और एंड जो भी एक्टिविटीज़ हमने की है ना, वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। जो भी एक्टिविटी, ये तीन कंडीशन जब भी फुलफिल होगी ना, तब भी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में हम मानेंगे कि ये हमारी सप्लाई है। अदरवाइज इसमें से कोई भी एक भी कंडीशन ब्लॉक हो रही है ना, तो हम मानेंगे कि वो हमारी सप्लाई नहीं है, बराबर। नॉर्मल प्रोविज़न है, ये नॉर्मल प्रोविज़न है, लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन भी आगे मिलेगा हमको देखने के लिए। अभी नॉर्मल प्रोविज़न में याद रखो कि तीन भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो भी दिए हुए सेल बैटर लीज रेंट एग्रीमेंट में, और उसके साथ कंसिडरेशन भी चार्ज करना जरूरी है, और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में होने। इसका क्या मतलब है सर, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? अभी देखो बेटा, मैं एक बात समझा दो। अभी मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, बराबर है, ऑब्वियसली बात है, सैलरीड पर्सन तो कोई जीएसटी में, हाँ सॉरी नहीं, मैं अभी दूसरा ही लेता हूँ, बराबर है। अभी देखो, मेरा एक कोई सीए का एक ऑफिस है, बराबर है, मैंने रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लिया हुआ है, बराबर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने लिया हुआ है इन जीएसटी। मेरी एक कार है, ओल्ड कार है, मैंने ओल्ड कार बेच दी है, कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है कि मैंने न्यू कार परचेज किया, तो मैंने ओल्ड कार सेल की, बराबर, सेलिंग ऑफ द ओल्ड कार, मैं कोई ओल्ड कार की सेल कर रहा हूँ, बराबर है। तो मेरा तो बिजनेस है, सीए के ऑफिस है, मेरा तो बिजनेस है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का, तो मेरा तो ओल्ड कार बेच तो रहा हूँ, तो मेरी तो कोई बिजनेस एक्टिविटी हुई ही नहीं है ना, बराबर है। तो मैं जीएसटी में इंक्लूड नहीं करूँगा, उस पर मुझको कोई जीएसटी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, बराबर। लेकिन अभी यहाँ पे मैं दूसरा एक एग्जांपल दूँ, चलो मैं एक ब्रोकर हूँ, बराबर है, ब्रोकर हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं, कोई ओल्ड कार, मेरी एक्टिविटीज़ क्या है, ओल्ड कार सेल और परचेस करने की मेरी एक्टिविटी है, बराबर। मैं ओल्ड कार सेल और परचेस करता हूँ, बराबर है। तो मैंने कोई ओल्ड कार बेची है, ओल्ड कार मैंने सेल की, बराबर, तो उस पर तो जीएसटी लगा, क्योंकि वो तो मेरी बिजनेस की एक्टिविटी हो गई, मीन्स के वो तो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ तो बिजनेस हो गया ना, तो उस पर तो मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, बराबर है। सामने वाले से रिसिपिएंट के साथ, रिसिपिएंट के पास में से मैं जीएसटी लूँगा, वो गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, तो नॉर्मल काइंड ऑफ दिस, बराबर है। तो आगे क्या बोल रहा है कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए की तो बात हमने कर ली, अभी क्लोज बी की बारी है डिस्कस करने के लिए। एक एक्सेप्शन की तरह है सेक्शन 1 में, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में जो भी बात की गई ना, उसकी एक एक्सेप्शन आई है कि क्या है कि अभी हम देखो कि हमने कोई इंपोर्ट की हुई है सर्विस की, तो यहाँ पे क्या बोले, इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हमने कोई सर्विस इंपोर्ट की है बाहर से, तो कंसिडरेशन तो हमको पे करना पड़ेगा, लेकिन वो फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस ना भी हो ना, तो भी उसको हम सप्लाई कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे बस वही बात कर रहे हैं। द एक्टिविटीज़, यहाँ पे क्लोज सी क्या बोल रहा है, द एक्टिविटीज स्पेसिफाई इन शेड्यूल 1 मेड और अग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, बराबर है। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं, शेड्यूल 1 की बात कर रहा है, ऐसी कुछ एक्टिविटी है जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, बराबर है, लेकिन उसमें हमने कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया। तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हमको यहाँ पे दे रखी है कि तो भी एक कंसिडरेशन हमको नहीं चार्ज किया, तो भी हम यहाँ पे उसको सप्लाई मान लेंगे, बराबर है, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन के साथ जनरली होती है ना। तो टैक्स इवेजन वोटेवर के लिए कंसिडरेशन चार्ज नहीं करेंगे, तो भी यहाँ पे मान लेंगे कि कंसिडरेशन चार्ज किया हुआ है, एज अ मार्केट वैल्यू पे हम उसको टैक्स रेट एप्लीकेबल कर देंगे। वेर सर्टेन एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स, वन क्या बोल रहा है कि वेर सर्टेन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कंटिन्यूज constitute a supply in the accordance with the provision of a subsection 1, they shall be treated as either as a supply of a goods or a supply of a services as a referred in schedule 2।
मैंने अभी ऐसा ही बोला ना, जो भी शेड्यूल टी में मैंने बात की थी ना कि कई हमने एक्टिविटीज़ तो सप्लाई में फॉल हो जाती है, लेकिन टैक्स रेट एप्लीकेबल करवाने के लिए हमको ऐसा पता करना पड़ेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो गुड्स के अंडर में हुआ या सर्विस के अंडर में, तो उसको यहाँ पे हमने डिसाइड करना पड़ेगा। वो शेड्यूल टू भी यही बात करता है, उसे सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट सबसेक्शन से 1A भी यही बात करता है। और 2 क्या बात कर रहा है, सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, नॉट मीन एनीथिंग कंटेंट। तो ऐसी दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमको दे रखी है जो भी सेक्शन 1 है तो उसमें इंक्लूड हम नहीं करेंगे, मीन्स को उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, नेगेटिव लिस्ट वाली कोई भी एक्टिविटीज़ हमने कर दी है ना, तो भी उसको हम यहाँ पे सप्लाई नहीं मानेंगे। इवन इफ द कंसिडरेशन चार्ज किया हुआ है एक्टिविटीज़ में फॉल कर रहा है एंड फर्दरेंस ऑफ द कोर्स और बिजनेस है, तो भी हम यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करेंगे एज सप्लाई। और क्या बोल रहा है बी, ऐसा बोल रहा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बराबर है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ है, इन विच दे आर एंगेज इन द पब्लिक अथॉरिटीज़, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ में एंगेज है और उसने कोई भी सप्लाई ऑफ द सर्विस कर दी है, तो भी हम यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हमने डायरेक्टली सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 और नेगेटिव लिस्ट में यहाँ पे हमने डाल दिया है, बराबर है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ना, shall neither as a supply of a shall be treated neither as a supply of a goods or neither as a supply of a service। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहा है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, 1A एंड 2 the government may on the recommendation of the council specify by the recommendation of the transaction that are to be treated as a supply of a goods and not a supply of a service and the supply of a service and not a supply of a goods। क्या बोल रहा है कि जब भी मैंने शेड्यूल 2 में बात की थी ना कि टैक्स रेट एप्लीकेबल करवाने के लिए हमको डिसाइड करना पड़ेगी ट्रांजैक्शंस इन नेचर ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स है या इन नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, तो यहाँ पे ऐसा ही बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ है उसको ऐसे बोल देगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा और ये सप्लाई ऑफ द सर्विस में आएगा, वो बस यहाँ पे बोल दे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना, तो इम्पोर्टेंट है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया हुआ है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 को, और इसको तो कोई इम्पोर्टेंस मुझे मेरे ख्याल से नहीं लगा है कि एग्ज़ाम में कुछ आएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में कुछ एग्ज़ाम में आएगा, आएगा शेड्यूल 2 से आएगा, लेकिन सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 से मुझे नहीं लगता है कोई आने वाला है क्वेश्चन में एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए, बराबर। तो यहाँ पे एनालिसिस भी दे रखा है, तो एनालिसिस क्या करता है, द डेफिनेशन ऑफ अ सप्लाई इज इन कंटेनिंग द सेक्शन 7 इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, बराबर है, यू कैन इंक्लूड डेफिनेशन, क्योंकि वो इंक्लूड करता है क्या इंक्लूड करता है, सेल बार्टर लीज एग्रीमेंट, कोई प्रॉपर मीनिंग यहाँ पे नहीं दे रखा है, बराबर है, क्योंकि एग्जॉस्टिवली मीनिंग यहाँ पे दे ही नहीं रखा है सेल्स क्या है, बराबर है, तो उसको हम इंक्लूसिव डेफिनेशन मानेंगे। इट डिफाइन द स्कोप ऑफ अ सप्लाई इन एंड द इंक्लूसिव मैनर, बराबर है। Clause A of the subsection 1 illustrate the form of a supply but the list is not exhaustive, बराबर है, कोई फॉर्म ऑफ द सप्लाई इलस्ट्रेशन में दिया गया है तो उसको हम मान लेंगे सप्लाई, लेकिन कोई एक्सोस्टिवली हम ये नहीं मानेंगे सप्लाई हुई। This is substantial, these are substantiated by the use of the words such as in the definition। Provision of a scope of the supply under the CGST Act means के 7 में जो भी बात कर रहे हैं is also being the made एप्लीकेबल टू IGST एक्ट वाइड सेक्शन 20, तो यहाँ पे CGST एक्ट में सेक्शन 7 जो भी सप्लाई की बात कर रहे हैं वो IGST में सेक्शन नंबर 20 सप्लाई की बात कर रहा है, बराबर है। द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ अ सप्लाई इन द टर्म्स ऑफ अ 7 कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग, बराबर है। द सप्लाई ऑफ शुड बी गुड्स और सर्विस, पहली तो बात है हम यहाँ पे ना सप्लाई में ओनली गुड्स और सर्विस को ही इंक्लूड करेंगे। गुड्स की डेफिनेशन क्या बोल रही है, गुड्स मीन्स एनीथिंग ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द मनी एंड सिक्योरिटी बट इनटू द ऑक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ, बराबर है, वो यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। मनी एंड सिक्योरिटी को हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर दें। वैसे भी सर्विस की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, सर्विस मीन एनीथिंग बट एक्सक्लूड द गुड्स, सिक्योरिटी एंड द मनी, वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे हैं ना, सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन अ गुड्स और सर्विस, बराबर है, लाइक मनी सिक्योरिटी एक्सेट्रा,
बराबर, डज नॉट अटैक द जीएसटी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन एंड द सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स फॉर फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, बराबर है। हाँ, तो मैंने आपको बोला ही अभी आगे कि क्या है मेड फॉर अ कंसिडरेशन, मेड फॉर अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बराबर। ये तीनों में से तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है नॉर्मल प्रोविज़न के तहत, बराबर है। बाकी थोड़ा एक्सेप्शन दिया हुआ है दोनों प्रोविज़न में, दोनों कंडीशन में, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, कुछ यहाँ पे है, बराबर है, लेकिन दोनों के एक साथ कोई एक्सेप्शन नहीं दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, अपोजिट द पैरामीटर्स डिस्क्राइब in the concept of the supply, however there are a few exception towards second and the third parameters, बराबर है। अभी कोई मीन्स के क्या बोला है, सेकंड क्या बोल रहा है कि मेड फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई मेड फॉर अ कंसिडरेशन। तो अभी सेकंड प्रोविज़न में यहाँ पे लिखा है कि मेड फॉर अ कंसिडरेशन, लेकिन कोई रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन हुआ है, पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है, और टैक्स इवेजन के लिए कि क्या हो रहा है, टैक्स इवेजन के लिए कंसिडरेशन ही नहीं क्लेम मीन्स के कंसिडरेशन ही नहीं है कोई सप्लाई में, तो जीएसटी लगेगा नहीं। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने क्या कर दिया कि ऐसा बोल दिया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मीन्स के सेकंड प्रोविजन में जो भी शेड्यूल 1 है उसमें लिखा है कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसमें कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसका मार्केट वैल्यू पे हम ऐसा मान लेंगे कंसिडरेशन चार्ज किया और उसके ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे, बराबर है। तो यहाँ पे ऐसा बात कर रहा है। वो थर्ड में क्या है कि सप्लाई शुड बी मेड फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मीन्स के दो अपने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी में देखा ना कि इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विस मेड फॉर अ कंसिडरेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द सर्विस इज फॉर अ कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हमने जो भी देखा मीन्स के यहाँ पे बात कर रहा है इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विस की, यहाँ पे बात कर रहा है इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विस की कि क्या बोल रहा है, इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विस में कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं होगा तो भी उसको सप्लाई मान लेंगे, बराबर। वो यहाँ पे बात कर रहा है, बस यही बोल रहा है। ये बाद में क्या बोल रहा है, फर्दर देर आर ऑल्सो केसेस वेयर ट्रांजेक्शन टू बी केप्ट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सप्लाई डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ द अबव द पैरामीटर्स, मीन्स के इवन दो तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। लेकिन क्या होता है कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है कि तीनों कंडीशन भी फुलफिल हो रही ना तो भी हम उसको जीएसटी के स्कोप से बाहर रखेंगे, ऐसा काउंसिल ने बोल दिया है। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शेड्यूल नंबर 3 जो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करती है वो यहाँ पे भी यहाँ इंक्लूड होगी। वो कौन कौन सी एक्टिविटी हो अभी नहीं इसका डिस्कस करते कोई लंबा चौड़ा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे अगले सेक्शन में, जो भी पर्टिकुलर उसकी बात आएगी ना तभी मैं बताऊंगी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो नेगेटिव लिस्ट में फॉल करेगी, बराबर। यहाँ पे क्या बोला है, जीएसटी लॉ हैज़ अ क्लासिफाइड सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन आइदर एज अ सप्लाई फॉर गुड्स और सप्लाई फॉर सर्विसेज। गवर्नमेंट इज आल्सो एम्पावर्ड टू नोटिफाई ट्रांजेक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई फॉर गुड्स एंड नॉट एज अ सप्लाई ऑफ द सर्विस और एज अ सप्लाई फॉर सर्विस और नॉट एज अ सप्लाई फॉर गुड्स। शेड्यूल 2 के बारे में बात किया ना अभी, हम इसके टैक्स रेट एप्लीकेबल करवाने के लिए हमको सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूशन करना का ये यादर सप्लाई फॉर गुड्स होगी या सप्लाई फॉर सर्विस होगी, बराबर है। उसके बेस पे हम उसको टैक्स रेट एप्लीकेबल कर जीएसटी लगा देंगे। तो बस यही बोल रहा है कि गवर्नमेंट को एम्पावर है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटीज़ को सप्लाई फॉर गुड्स में भी ले सकते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ को सप्लाई फॉर सर्विस में भी ले सकते हैं। और इंटरचेंजेबिलिटी मीन के पहले सप्लाई फॉर सर्विस में थी, बाद में सप्लाई फॉर गुड्स में लगी, और पहले सप्लाई फॉर गुड्स में थी, बाद में सप्लाई फॉर सर्विस में, ऐसे भी इंटरचेंजेबली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। In the subsequent paras, the above aspect of the supply has been extensively discussed. The discussion have been made in the ब्रॉडली कैटेगरी इन द फॉलोइंग, बराबर। ये यहाँ पे चार्ट दिया गया है और चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे क्या है हम देखेंगे कि क्या एक्सक्लूड होगा क्या इंक्लूड होगा, किसको सप्लाई मानेंगे, सप्लाई में किस को किन किन शेड्यूल में फॉल करेंगे। मीन्स के तीनों कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रहे तो भी सप्लाई मानेंगे,
नॉर्मल प्रोविज़न के तहत तीनों कंडीशन को भी फुलफ़िल करना ज़रूरी है। ये सब इसमें चार्ट में दिया हुआ है, एक बार आप देखना, ना समझ आए तो फिर से वीडियो पूरा देख लेना, आपको पता चल जाएगी यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी जो भी यहाँ पे दिया ना, सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में तहत बात की ना, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हम अगले सेक्शन में उसको डीप में से हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे फॉल करेंगे, हम उसको अगले लेक्चर में हम यहाँ पे डीप में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।